गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए पार्ट 6 ओबीजी की क्लास हम फिर से थ्योरी बेस्ड क्लास हम लेकर आ गए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ये बेसिक प्रॉब्लम आपने देखा है, मेजर प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है। तो क्या क्या इसके रीजंस हैं ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटरनल मोर्टालिटी रेट के बारे में। क्या होता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट? It is defined as death of woman who is pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and the site of pregnancy from any cause related to aggravated by the pregnancy. Its management but not from the accidental and incidental केस। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जो मदर्स है, मदर का मैटरनल मोर्टालिटी जो रेट है, मृत्यु दर जो हो रहा है, तो बोला जा रहा है विद इन 40 डेज। मतलब कोई भी लेडीज अगर आफ्टर डिलीवरी या वुमेन प्रेग्नेंट है, या तो विद इन 42 डेज में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से जब वो टर्मिनेट होती है, उस कंडीशन में अगर 42 दिन में उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसने बच्चे को जन्म दे दिया और उस दौरान 42 दिन में ही क्या हो जाती है, बच्चे की पोस्टमार्टम पीरियड जिसको हम बोलते हैं। तो 42 डेज में अगर मदर की डेथ हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे मैटरनल मोर्टालिटी रेट। अब कंडीशन क्या क्या क्रिएट होती है इसमें आपको आगे पढ़ना होगा। फिर इसके बाद दिया है आपका सेकंड पॉइंट जो दिया है, आप देखिएगा, मैटरनल मोर्बिडिटी रेट। मोर्बिडिटी मतलब होता है सिक रेट। सिक मतलब बीमार की कंडीशन। मोर्टालिटी यानी क्या होता है, मृत्यु दर। मोर्बिडिटी होता है आपका सिक रेट, जो बीमार की कंडीशन होता है। इट इज डिफाइंड एज एनी डिजीज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द एनी कॉज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और इट्स मैनेजमेंट एनी टाइम ड्यूरिंग एंटीपार्टम पोस्टपार्टम। देखिए ये 3 पॉइंट जो दिए हैं, एंटीपार्टम आपका इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम पीरियड 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। मतलब एंटीपार्टम मतलब होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है, बिफोर डिलीवरी। इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 24 आवर्स में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, उससे अगर मदर बीमार पड़ती है, सिक पड़ती है, तो वो आपका मैटरनल मोर्बिडिटी रीजन कॉज होता है। पोस्टपार्टम पीरियड आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चे को जब माँ जन्म दे देती है उसके बाद अगर 42 दिन के अंदर अंदर अगर मदर को किसी प्रकार की बीमारी होती है, मदर अगर किसी सिक कंडीशन में जाती है, तो वो किस में जाएगा, आपका मोर्बिडिटी कंडीशन में जाएगा। समझ में आया? वहीं पे हम बात करें रीजन। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट। कॉजेज हमको देखना है क्या क्या रीजन होते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट के। तो आपको ध्यान देना है कि रीजन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट कॉजेज, इनडायरेक्ट कॉजेज, नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज हो गए आपके ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेज, मतलब गायनिकल प्रॉब्लम अगर हो रही है मदर्स को, तो इसकी वजह से जो डेथ होती है मदर्स की। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट में बता रहा है कि 75% हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इससे 75% मदर की डेथ हो रही है। आपका इनडायरेक्टली रूप से 25% हो रहा है। और नॉन डायरेक्टली में कोई मतलब ऐसा श्योर नहीं है कि नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन में मदर की डेथ होगी। ये एक इंसिडेंशियल रेट होता है, ठीक है। कोई इंसिडेंस अगर कोई दुर्घटना वहाँ पे घटती तो मदर की डेथ होती, मतलब बाकी बाकी बेसिक प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से मदर की डेथ हो। लेकिन आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज होता है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मदर अगर प्रेग्नेंट है या आफ्टर डिलीवरी अगर मान लीजिए कि पोस्टपार्टम पीरियड में अगर हाईली ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो उसमें क्या होती है, डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो डायरेक्टली कॉज जो होता है आपका मैटरनल डेथ का 75% होता है। इनडायरेक्टली मतलब जिसका रीजन नहीं पता होता है, इनडायरेक्ट बेस में अगर उसकी डेथ होती है तो 25% होता है। समझ में आया? एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आगे हम देखेंगे क्लास में। तो डायरेक्ट जो आपका होता है, सबसे पहले तो एग्जाम्पल देख लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो दिया हुआ है। आपका जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इधर का जो पॉइंट दिया है, ध्यान रखिएगा, वो दिया है डायरेक्ट। आपका इधर का जो पॉइंट दिया है वो इनडायरेक्ट दिया है, और ये होता है नॉन ऑब्स्टेट्रिकल। आपका जो ये पॉइंट दिया है वो नॉन ऑब्स्टेट्रिकल पॉइंट होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रूप से किस प्रकार से मैटरनल डेथ होती है, क्योंकि नॉन ऑब्स्टेट्रिकल मैंने आपको बताया था कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, होमिसाइड हो गया, इन्फेक्शन डिसीज लाइक मलेरिया, टाइफाइड, ऐसी अगर कंडीशन अगर क्रिएट होती है मदर को, तो अगर डेथ हो रही है मदर्स की, तो वो कंडीशन होता है आपका नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन। मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मतलब गायनिक प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको कंडीशन क्रिएट नहीं हो रही है, यह एक इंसिडेंस हो रहा है तो प्रॉब्लम होती, तो वो किस में जाएगा, आपका नॉन ऑब्स्टेट्रिकल में जाएगा रीजन में। यहाँ पे हम बात करें डायरेक्टली, तो प्री एक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया, अबॉर्शन, एंटीपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम हेमोरेज, प्यूपेरियल सेप्सिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्रोनिक एमनियोटिस। तो आपको ध्यान रखना होगा प्री एक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया की प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, आपका ब्लड प्रेशर आने के जो सिम्टम होते हैं, तो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस कंडीशन पर प्री इक्लैम्सिया होता है, ठीक है। और जब ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आपके ब्रेन में अफेक्ट कर दे, जिससे जो पेशेंट है, जो लेडीज़ है, उसको कन्वल्जन आना स्टार्ट हो जाए, उसको सीजर आना स्टार्ट हो जाए, तो जब वो सीजर में कन्वर्ट होता है वो इक्लैम्सिया की कंडीशन कहलाती है। समझ में आया? प्री इक्लैम्सिया मतलब जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका हाई होगा,
अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो सभी को मालूम है कि 120/80 होता है, या मिनिमम आप 40 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए 200 तक जाता है, 180 तक जाता है, ठीक है, तो अगर 180 जा रहा है मतलब उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो रहा है कि वो प्री क्लैम्सिया कंडीशन में जा रही है। तो अगर ब्लड प्रेशर केवल हाई हो रहा, कोई मतलब ब्रेन में कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, तो प्री एक्लैम्सिया की कंडीशन क्रिएट होगी। लेकिन अगर ब्रेन में अफेक्ट कर दिया तो वो जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कहलाएगा इक्लैम्सिया। देन वहीं पे हम बात करें अबॉर्शन। अबॉर्शन अगर एमटीपी अगर हो रहा है, या अगर अबॉर्शन की कंडीशन क्रिएट हो रही, तो भी क्या हो सकता है कि मान लीजिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, ब्लड लॉस हो गया, तो किस में जाएगी, शॉक की कंडीशन में जाती है मदर, तो भी डेथ होने के चांसेस रहते हैं। एंटीपार्टम हिमोरेज मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे मान लीजिए एब्रेप्सियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया की अगर कंडीशन है मदर्स को, तो क्या होगा, स्पेशली रूप से एंटीपार्टम हिमोरेज, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा या कोई ऐसा सेप्टिक कंडीशन अगर क्रिएट होती है, तो ब्लीडिंग अगर हो रही है उसको, तो भी क्या होता है, मदर के मृत्यु दर होने के चांसेस रहते हैं। पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम क्या होता है, जब डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा, नॉर्मल डिलीवरी में अगर 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमोरेज में जाएगी, तो शॉक की कंडीशन होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेथ होती है। और अगर सीजेरियन हुआ है तो 1000 ml से 1000 ml से अगर ब्लड लॉस अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है, आपका पोस्टपार्टम हेमोरेज कहलाएगा वो। इससे भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है। प्यूपेरियम सेप्सिस, प्यूपेरियम पीरियड में, ड्यूरिंग प्यूपेरियम पीरियड में अगर इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार का होता है, तो सर्विक्स इन्फेक्शन या यूट्रस में इन्फेक्शन, तो यूट्रस प्रोलैप्स होने के चांस, मतलब ऐसे अगर चांसेस होते हैं, तो भी क्या होता है, मदर की डेथ होने के चांसेस होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मान लीजिए कि यूट्रस में ना होकर कहीं और जगह में अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है मदर्स को, तो भी क्या होता है, आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। वहीं पे क्रोनिक एमनियोनाइटिस, जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, आपका मदर का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होने के चांसेस रहते हैं। देन वहीं पे हम बात करें, ये डायरेक्टली केस हो गया, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जो अफेक्ट कर रहा है मदर के मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। इसके बाद आपका इनडायरेक्टली रूप से कैसे डेथ हो सकती है, तो टाइफाइड डिसीज मान लीजिए हो गया, या मदर्स को हार्ट की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज है मदर्स को, जेस्टेशनल डायबिटीज है, उसको एनीमिया है, अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वायरल हेपेटाइटिस है, तो ये कंडीशन क्या करती है, मदर्स को इनडायरेक्टली रूप से अफेक्ट करती है, जिससे क्या होती है, मदर की डेथ हो सकती है। समझ में आया कि ये रीजन तो हो गए आपके मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के। बाकी आपको मैंने इसका नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन बता दिया था कि जिसमें कोई गायनिक प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर मदर को ऐसे मतलब कोई डिसीज अगर हो जाती है बीच में, अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, एक्सीडेंट मान लीजिए, सडन इंतफाक से अगर कोई प्रॉब्लम उसको होती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका नॉन, मतलब कोई चीज़ें पहले से उसको नहीं है, अगर बाई मतलब कोई ऐसा उस सिचुएशन अगर क्रिएट होता है, उस कंडीशन पे मदर की अगर डेथ होती है, तो वो आपका कहलाता है नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन। समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी रेट। और मोर्बिडिटी रेट मतलब होता है सिक कंडीशन। ये सिक की कंडीशन कब क्रिएट होती है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें भी दिया हुआ है, और क्रोनिक और परमानेंट भी दिया हुआ है आपका। तो क्या क्या रीजन बन सकते हैं। मोर्बिडिटी मतलब क्या होता है, सिक कंडीशन मतलब बीमार की अवस्था। तो डायरेक्ट क्या होगा, एपीएस, पीपीएस, सेप्सिस, रप्चर यूट्रस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एक्लैम्सिया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ये सारे पॉइंट आपके किस में जाएंगे, आपके डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक मोर्बिडिटी में। उसके बाद इनडायरेक्टली ध्यान देना कि आपका डायरेक्टली क्या होता है, रिलेटेड टू आपका कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, आपका प्रेगनेंसी से, या तो फिर ब्लीडिंग से, या इन्फेक्शन से। ऐसे कंडीशन अगर क्रिएट होते हैं, या रिलेटेड टू टोटल क्या रहेगा, उसका गायनिक प्रॉब्लम से रिलेटेड उसकी कंडीशन अगर होती है, तो वो डायरेक्टली होगा। और इनडायरेक्ट क्या कहलाएगा, जैसे एनीमिया हो रहा है, टीबी, मतलब कोई डिसीज अगर हो रही है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से उसको कोई अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्टली मोर्बिडिटी कहलाता है। समझ में आया। और मोर्बिडिटी मतलब क्या होता है, सिक कंडीशन, मतलब यहाँ पे मदर की डेथ नहीं हो रही, यहाँ पे मदर केवल बीमार हो रही है, सिक की कंडीशन पे जा रही है, तो क्या कहलाएगा, आपका इनडायरेक्टली मोर्बिडिटी। समझ में आ गया होगा आपको। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, क्रोनिक या परमानेंट कॉज। तो क्रोनिक या परमानेंट मतलब ऐसा रीजन जो कि परमानेंट है, ठीक है, अब बहुत क्रोनिक है, सीवियर वाली कंडीशन है। तो वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, तो अगर मान लीजिए वेजाइना में कोई फिस्टुला क्रिएट है। फिस्टुला सभी को मालूम होना चाहिए कि एबनॉर्मल ओपनिंग, जब किसी भी पार्ट में एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, जहाँ पे ओपनिंग नहीं होना चाहिए वहाँ पे अगर ओपनिंग हो जाती है, एबनॉर्मल पोर्शन में अगर ओपनिंग होगी, तो वो क्या कहलाता है, फिस्टुला। तो वेजाइना में किसी और एरिया में क्या होता है, ओपनिंग हो जाना, वो भी एक क्रोनिक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थ्रू द वेजाइना ही क्या होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है। अगर उस एरिया में अगर कहीं और ओपनिंग हो जाती है, तो इसमें क्या हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है, तो ये भी मोर्बिडिटी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर होता है, तो भी क्या होता है, मैटरनल मोर्बिडिटी रेट का कंडीशन को क्रिएट करती है, ये भी एक क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाएगी। यूट्रल प्रोलैप्स, अगर यूट्रस ही प्रोलैप्स हो जाएगा, यूट्रस ही बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये भी एक प्रकार का परमानेंट कॉजेस हो सकता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो भी क्या होगा आपका
ये भी एक प्रकार का मॉर्बिडिटी कंडीशन मैटरनल में क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो गए तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, क्या क्रिएट करेगा, मैटरनल मॉर्बिडिटी को क्रिएट करेगा। इसके बाद आपका होता है सीहान सिंड्रोम। सीहान सिंड्रोम क्या होता है, ध्यान रखिए, आपने सुना होगा, पहली पहली बार शायद सुन रहे होंगे। सीहान सिंड्रोम क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। सीहान सिंड्रोम क्या होता है? सीहान सिंड्रोम आपका होता है हाइपोपिट्यूटराइज्म। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल होता है, ध्यान रखिएगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, इसमें नेक्रोइड हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान रखिएगा। कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर नहीं। दो प्रकार की पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं आपकी, जो कि मास्टर ऑफ ग्लैंड्स होती है, सभी को मालूम है। पिट्यूटरी ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, इसमें से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपका हार्मोन्स का जो सीक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन्स जो सीक्रेट होता है आपका, तो हार्मोन्स सीक्रेट ना होने की वजह से क्या होता है, हीमोरेजिक कंडीशन क्रिएट होती है, मतलब ब्लीडिंग की कंडीशन क्रिएट होती है, ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होने पर क्या होता है, शॉक की कंडीशन होती है, पेशेंट को फटीग, शॉक जैसी, हाइपोटेंशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरह से जो मेनी सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो ये क्या होता है, सीहान सिंड्रोम इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, हाइपोपिट्यूटराइज्म। हाइपोपिट्यूटराइज्म मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या होता है, कम सिक्रेशन या कम फंक्शन देखने को मिलता है कि, और ऐसा क्यों होता है कि पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, डैमेज हो जाती है, या तो फिर वो नेक्रोइड हो जाएगी या खराब हो जाएगी, उसकी पुअर कंडीशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीहास सिंड्रोम। और सिंड्रोम का नाम मतलब समझ लीजिएगा कि वेरियस टाइप ऑफ डिसीज, प्रेजेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ, मतलब बहुत सारे डिसीज का जब कॉम्बिनेशन होता है, एक साथ कई डिसीज जब अफेक्ट करती है हमको, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सिंड्रोम कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सीहान सिंड्रोम समझ में आ गया होगा आपका। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, परमानेंट कॉजेज। अगर किसी भी लेडीज में अगर हाइपोपिट्यूटराइज्म है, पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर प्रॉपर रूप से अगर हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो भी क्या होता है, एक प्रकार का क्रोनिक प्रॉब्लम, मैटरनल मोर्बिडिटी रीजन क्रिएट कर सकता है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर एसोसिएटेड मैटरनल मोर्टालिटी। अब इसमें से फैक्टर मतलब रिस्क बन सकते हैं, मतलब आप इसको परमानेंट कॉज नहीं बता सकते हो, ये रिस्क बन सकते हैं, ठीक है। तो एज हो सकता है, एज कितना, वुमेन एज कितना, 35 ईयर और एबव। अगर मान लीजिए बोला जा रहा है कि मोर्टालिटी इंक्रीज हो सकती है प्रेगनेंसी के सकर एंड अर्ली एज में कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट होती है, टीन एज में, अगर मान लीजिए बिलो 18 साल से अगर कम कोई अगर फीमेल है, अगर उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, इसको मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, रिस्की फैक्टर रहता है। और 35 ईयर आर एबव, 35 साल से अगर कोई ज़्यादा अगर लेडीज हो जाती है, तो भी क्या होता है, ये रिस्की होता है। फिर इसके बाद पेराइटी मैंने आपको बताया था। रिस्क फॉर द प्रीमी ग्रेविडा मदर। पेराइटी मतलब होता है आपका, जब भी कोई मदर्स क्या होता है आपका, इंक्रीज मोर इफ वुमेन इन पैरा 5 और एबव, मतलब कोई भी लेडी जब 5 से अधिक बच्चे को जन्म देती है, तो भी उस कंडीशन पे क्या हो सकता है, मोर्टालिटी रेट होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड मल्टीपैरा। इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि जब जो लेडीज क्या करती है कि 5 से ज़्यादा बच्चे को, अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी 5 टाइम्स अगर वो कंसीव करती है, और 5 टाइम्स से ज़्यादा अगर कंसीव करती, तो वो किस में जाएगा, पेराइटी। भले ही वो बच्चे को जन्म दे या ना दे, अगर 5 से ज़्यादा अगर वो ग्रेविडा पोजीशन में आती है, अगर ग्रेविडा की कंडीशन पे आती है, तो भी रिस्क बन सकता है, उसके लिए रिस्की बन सकता है क्या, ग्रेविडा कंडीशन को। क्योंकि अगर 5 टाइम, मोर देन 5 टाइम अगर वो मल्टीपैरा अगर हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ग्रैंड। ध्यान रखिएगा, उसका नाम होता है ग्रैंड मल्टीपैरा। क्या बोलते हैं, ग्रैंड। ये एक टर्म होता है कि जो लेडीज 5 टाइम्स या मोर देन अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ग्रैंड मल्टीपैरा कहलाएगी। समझ में आया। देन इसके बाद, और वो बर्थ क्या करती है, बच्चे को जन्म भी देती है, ठीक है, 5 टाइम्स मोर देन, ठीक है, 5 बार से ज़्यादा। इसके बाद एंटीनेटल केयर, जब कोई किसी भी मदर्स का टोटल एंटीनेटल चेकअप अगर नहीं होता है, तो वो भी एक प्रकार का हायर रिस्क बनता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से अगर मदर नहीं लेती है, एजुकेशन उसको नहीं है, हाइजीन के बारे में उसको नहीं पता है, तो भी क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है, मोर्टालिटी रेट की। सोशल फैक्टर, इलिटरेसी होगा, ठीक है, प्री एजुकेट रहेगी, इन एडुकेट अगर उसको नॉलेज होगा, रिस्पॉन्सिबल इनकी नंबर, अवॉइडेंस, मैटरनल डेथ भी क्या हो सकती है, इस कंडीशन में क्रिएट हो सकती है। देन इसके बाद देखेंगे हम प्रिवेंटेबल मेजर। तो क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं हम, देखिए ये सारे पॉइंट हमने जो पढ़ा, तो वो तो रिस्की फैक्टर हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंट क्या कर सकते हैं, नर्सिंग रोल क्या होता है, अगर मैटरनल मोर्टालिटी रेट को अगर रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो सबसे पहले तो अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे हमको अर्ली क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है,
ठीक है। एटलीस्ट एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए। एंटीनेटल चेकअप कितना होना चाहिए? WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका 4 एंटीनेटल विजिट है, लेकिन एटलीस्ट 3 एंटीनेटल विजिट जरूर होना चाहिए। वो भी कितने वीक में? 20, 32 और 36। ये इस वीक में स्पेशली रूप से फर्स्ट, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करवाना है? आपको हेल्थ चेकअप कराना है। एंटीनेटल 20 वीक प्रेगनेंसी, 32, 36। इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करवाना है ताकि एनीमिया से हम प्रिवेंट कर सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ऑफ देयर रेफरल एप्रोप्रिएट हॉस्पिटल, और आइडेंटिफाई करना हाई रिस्क केसेस अगर आता है तो उसको रेफर करना है किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में। समझ में आया? तो हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। ये सारे पॉइंट जो आपके दिए हुए, जैसे कि सबसे पहले एक्लैम्सिया का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करना है। माल प्रेजेंटेशन, अगर बच्चे का मान लीजिए कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो हमको क्या करना है? उसको, इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, ऐसे रखना है, उसको पोजीशन बताना है, उसको गाइडलाइन देना है कि आप उसको इसीलिए बोला जाता है कि एंटीनेटल विजिट करवाना है, ताकि अगर बच्चे की जो पोजीशन है, अगर माल प्रेजेंटेशन है तो उसको तो क्या करना है हमको? प्रॉपर प्रेजेंटेशन, मतलब सिफेलिक प्रेजेंटेशन में बच्चा आ जाए या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में बच्चा आ जाए, इस कंडीशन में हमको उसको लाना होगा। ठीक है, तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो, मलेरिया की कंडीशन उसको क्रिएट ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उसको बोलना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए उसको प्रमोट करना है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो हॉस्पिटल में इजीली क्या किया जा सके? केयर किया जा सके। समझ में आया? आइडेंटिफाई करना है मैटरनल डेथ को हर टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है, अगर कोई केस ऐसा कंडीशन क्रिएट होती है, तो वहाँ पे उसको उससे मदद से मिलना है, कॉन्फ्रेंस करना है, और ताकि हम क्या कर सकें? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम रोक सके। और डिलीवरी किससे करवाना है? डिलीवरी की जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है, तो ट्रेंड कोई पर्सन होगा, उससे हमको क्या करना है? डिलीवरी के लिए कंसल्ट करवाना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा अगर अनट्रेंड पर्सन है तो उसको हमको डिलीवरी के लिए उसको कंडक्ट करवाने के लिए नहीं बोलना है। तो कौन करेगा ऐसा? डिलीवरी के जो केसेस अगर उसको फाइंड आउट करेगा तो कौन करेगा? ट्रेंड पर्सन करेगा। ठीक है, TBA बोलते हैं इसको, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट जिसको बोला जाता है। फिर इसके बाद है आपका फ्रीक्वेंट ज्वाइंट कंसल्टेंट करना, स्पेशली रूप से मैनेजमेंट करना है। मेडिकल डिसऑर्डर अगर आता है प्रेगनेंसी के टाइम, जैसे एनीमिया होगा, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, तो उसको क्या करना है? हमको उस कॉम्प्लिकेशन को रोकना है। और पीरियोडिक रिफ्रेशर कोर्सेस फॉर द कंटिन्यू एजुकेशन ऑल लेवल ऑफ हेल्थ वर्कर्स हाईलाइट प्रिवेंट मेजर, मतलब कंटिन्यूएशन में हमको क्या करना है? उसको कोई भी पीरियोडिक कंडीशन अगर क्रिएट होती है मदर के साथ में तो उसको प्रिवेंट करना है ताकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये क्या होता है स्पेसिफिक रूप से रोल ऑफ नर्सेस, मतलब स्पेसिफिक रूप से आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम कर सकते हो, मृत्यु दर को कैसे कम कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आउट आपको क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा, ताकि अगर ये पॉइंट आप ध्यान में रखते हो तो इससे क्या हो सकता है? मदर जो मोर्बिडिटी कंडीशन होती है, मोर्टेलिटी की कंडीशन क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब डिफाइन पेरिनेटल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी राइट कॉज पेरिनेटल मोर्टेलिटी एंड प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। आपको डिफाइन करना है पेरिनेटल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरिनेटल क्या होता है? पेरिनेटल कंडीशन क्या होती है? ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद, जब आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी या विद इन द फर्स्ट 7 डेज। ध्यान रखिएगा पेरिनेटल पीरियड, अगर पेरिनेटल वर्ड आता है मतलब आपका होगा ड्यूरिंग डिलीवरी, बिफोर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी, विद इन 7 डेज ऑफ डिलीवरी, मतलब 7 दिन डिलीवरी के मतलब 1 वीक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं पेरिनेटल पीरियड। और उस टाइम पे अगर किसी भी लेडीज का मान लीजिए कि डेथ हो जाता है, अगर लेडीज बीमार होती है, मोर्बिडिटी अगर कंडीशन क्रिएट होती है, इसमें बोला जा रहा है कि फीटस वेट ओवर 500 ग्राम मोर एट बर्थ वी बिफोर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी विद इन द 7 डेज ऑफ डिलीवरी। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे फीटस मान लीजिए डेथ हो जाती है, पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट कैसा होगा? तो पेरिनेटल मतलब, नेटल मतलब ध्यान रखिएगा फीटस बच्चा, ठीक है, पेरिनेटल और इंट्रानेटल, ठीक है, एंटीनेटल। तो आप जब इसमें इसका मोर्बिडिटी किसकी मोर्बिडिटी की बात चल रही है? यहाँ पे नियोनेट की बात चल रही है। नेटल मतलब ध्यान रखिएगा नियोनेट, ये जो नेटल है आपका पेरिनेटल, इसमें बताया जा रहा है डिफाइन द डेथ एमॉन्ग द फीटस वेइंग ओवर 500 ग्राम मोर एट बर्थ। मतलब आपको पता है कि नॉर्मल जो बच्चे का जो वेट होता है वो कितना होता है? 250 से लेकर 3 किलोग्राम का, 3 kg का जो बच्चा होता है वो नॉर्मल वेट वाला बेबी कहलाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 500 ग्राम से, यहाँ पे आप देखिए 500 ग्राम से मोर, मतलब 500 ग्राम या थोड़ा सा उससे ज़्यादा अगर बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चे की डेथ हो जाती है विद इन 7 डेज ऑफ डिलीवरी, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ होती है तो कहलाता है पीरिनेटल मोर्टालिटी रेट। वहीं पे पेरिनेटल क्या होता है? पेरिनेटल मोर्बिडिटी क्या होता है? तो बच्चे की सिक की कंडीशन, मतलब बच्चा का जो स्वास्थ्य होता है वो वेल नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो किस कंडीशन पे नहीं होता है? तो बताया जाता है डिफाइन इन न्यूनेट फ्रॉम बर्थ एट फर्स्ट 4 वीक, मतलब 1 मंथ तक समझिए। नियोनेट का फर्स्ट 4 वीक, 4 वीक क्या मतलब?
1 मंथ 28 डेज मैंने आपको बताया था नियोनेट जो लाइफ होती है उसको हम 28 डेज बोलते हैं। तो ये कंडीशन कब क्रिएट होती है? बर्थ ट्रोमा, एस्फेक्सिया मतलब प्रॉपर तरीके से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, हाइपोक्सिया की कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो भी बच्चा क्या होता है? मोर्बिडिटी कंडीशन में जाएगा। बच्चा अगर प्री मैच्योर है, ठीक है, बच्चे का अगर वेट क्या है? लेस देन, अगर बच्चा मान लीजिए कि 37 वीक से 36 वीक्स के पहले ही बच्चा अगर जन्म ले लेता है, मान लीजिए सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे का जन्म हो जाता है, तो बच्चा क्या होता है? प्री मैच्योर होता है। या किसी प्रकार का कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन अगर होता है, कॉन्जेनेटली मतलब मान लीजिए कोई डिसीज अगर उसको बच्चे को है, मान लीजिए हार्ट डिसीज हो गया, ऐसी अगर प्रॉब्लम अगर होती है तो पेरिनेटल मोर्बिडिटी की कंडीशन में बच्चा आता है। समझ में आया? सिक कंडीशन में आएगा बच्चा। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट को निकालने का फॉर्मूला दिया है और मैटरनल आपका पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट को भी निकालने का फॉर्मूला दिया है और पेरिनेटल मोर्बिडिटी रेट को भी निकालने का फॉर्मूला दिया है। तो दोनों का फॉर्मूला 1000 पर 1000 लाइव बर्थ में एट द सेम ईयर में क्या करना है? निकालना होगा। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है आपका फीटल डेथ 28 वीक जेस्टेशन मोर देन अर्ली न्यूनेटल डेथ इन 1 ईयर, लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। तो ये आपका हो जाएगा मैटरनल मोर्टालिटी, सॉरी पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट, और सेकंड वाला हो जाएगा आपका मोर्बिडिटी रेट। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा और फार्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्या करना होता है? निकालना होता है पर ईयर। जो डाटा हम निकालते हैं पर ईयर, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? रेट को निकालते हैं। समझ में आया? यहीं पे हम देखेंगे अब रीजन। अब पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट का रीजन क्या क्या होता है, कॉजेस क्या क्या होता है, तो ये भी आपको मैंने अभी, आपने मैटरनल के बारे में पढ़ा, अब आपको नियोनेट के बारे में पढ़ना होगा। तो नियोनेट तो सबको मालूम है कि 1 मंथ मतलब 28 डेज का जो बच्चा होता है वो नियोनेट कहलाता है। बर्थ के बाद 28 दिन का जो बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा? नियोनेट। यहाँ पे कॉजेज पूछा जा रहा है। तो अबाउट 2/3 ऑफ ऑल पेरिनेटल डेथ्स अकर एमॉन्ग इन्फेंट 250 ग्राम वेट, मतलब बच्चे का जब वेट क्या होता है? 250 से कम होता है तो बच्चा फिर किस में जाएगा? न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट की कंडीशन में क्रिएट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेबर इन द प्लेसेंटा फीटस और न्यूनेट, जब कोई भी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के टाइम में मान लीजिए मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो या प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम होगा तो भी बच्चे की डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मेन कॉजेज जो बताया गया है बच्चे का, तो सबसे पहला कॉजेज होता है बर्थ एस्फेक्सिया, लो बर्थ वेट, बर्थ ट्रोमा, इंट्रायूट्राइन नियोनेटल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन क्या करते हैं? बच्चे में क्या क्रिएट कर सकते हैं? बच्चे में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और साथ साथ बच्चे में क्या कर सकते हैं? डेथ मोर्टालिटी की कंडीशन भी क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें रीजन दिया हुआ है, वेरियस टाइप ऑफ रीजन कॉज द पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट। एंटीनेटल कॉजेस, इंटरनेटल कॉजेस, पोस्टनेटल कॉजेस। एंटीनेटल मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ध्यान रखिएगा। एंटीनेटल जो कॉजेज दिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, ये जो 3 कंडीशन दी है ध्यान रखिएगा। कॉजेज ऑफ पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट जो है, जो मतलब नियोनेट का जो डेथ होने की कंडीशन बताई गई, 3 कंडीशन, एंटीनेटल कॉजेज, इंट्रानेटल कॉजेज, पोस्टनेटल कॉजेज। एंटीनेटल मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, इंट्रानेटल मतलब, और पोस्ट मतलब आफ्टर डिलीवरी। अब एंटीनेटल मतलब मदर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चे की डेथ हो सकती है, स्टिल बर्थ होने के चांसेस रहेंगे, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ये तो मदर की प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद इंट्रानेटल मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी क्या क्या प्रॉब्लम होती है? बर्थ इंजरी हुई, मान लीजिए एज बर्थ एस्फेक्सिया की प्रॉब्लम हो गई, या लेबर बहुत टाइम तक चला, प्रोलॉन्ग लेबर तक चला, तो भी बच्चे को क्या हो सकता है? रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने की प्रॉब्लम होगी, जिससे बच्चा हाइपोक्सिया की कंडीशन में जाएगा और बच्चे की डेथ होने के चांसेस रहेंगे। और फिर इसके बाद होता है पोस्टनेटल कंडीशन। तो पोस्टनेटल कंडीशन क्या होती है? आपकी प्री मैच्योरिटी, अगर बच्चा किसमें है? प्री मैच्योरिटी है, मतलब बच्चे का जो वेट है वो लेस देन 250 ग्राम से अगर कम हो रहा है, बच्चा प्री मैच्योर है, ठीक है। या मान लीजिए कि प्री मैच्योर के साथ साथ में बच्चे का जो जन्म हुआ है वो क्या हो गया है? टाइम से पहले हो गया, तो बच्चा प्री मैच्योरिटी में जाएगा। और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो भी बच्चे में क्या हो सकता है? आपका मोर्टालिटी के केस देखने को मिलता है। तो 3 कंडीशन बताई गई है पेरिनेटल मोर्टालिटी कंडीशन। समझ में आया? तो ये 3 कंडीशन आपकी क्या होगी बच्चे की? आपका जो 3 कंडीशन बोला गया है ये क्या है आपका? 3 कंडीशन में, तो इस प्रकार से 3 कंडीशन देखने को आपको मिली होंगी, ठीक है। तो जिसमें से पेल्विक डिसीज और एनाटॉमिकल डिफेक्ट, ठीक है, ये देखने को आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम इंडोक्राइन इम्बैलेंस, ये सारे प्रॉब्लम आपको किसमें देखने को मिलेंगे? बच्चे के मतलब बच्चा का जो मोर्टालिटी रेट केस इंक्रीज होता है तो किस तरह से पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट होता है, तो ये आप इसको देखिएगा। इसमें डायबिटीज़ का भी दिया हुआ है एंटीनेटल टाइम पर, और आपका इंट्रानेटल के टाइम पे जैसे ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन हुआ, डिस्टोसिया की प्रॉब्लम हुई, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टोसिया की प्रॉब्लम हो गई, या एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर आते हैं, माल प्रेजेंटेशन, अगर बच्चे का वाटिस प्रेजेंटेशन नहीं है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, माल प्रेजेंटेशन की वजह से भी क्या हो सकता है? बच्चे की डेथ हो सकती है। डिस्टोसिया मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर ना होकर एबनॉर्मली अगर लेबर हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहा है, तो ये किस में जाता है? आपका इंट्रानेटल
पेरीनेटल टाइम, इंट्रानेटल के टाइम पर बच्चे की डेथ होने के चांसेस। और फिर इसके बाद होता है आपका पोस्टनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, कॉन्जेनाइटल एनामलीज, ये सारी प्रॉब्लम किस में जाएंगी, आपकी पोस्टनेटल प्रॉब्लम जाएंगी। समझ में आया। नेक्स्ट इसमें पूरा देखा जा रहा है आपका जो इसमें दिया गया है एनाटॉमिकल डिफेक्ट। इसमें जो आपका एनाटॉमिकल डिफेक्ट बोला गया है यूट्राइन एनामलीज, ठीक है, एंड्रोक्राइन इम्बैलेंस। अब इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे रीजन होंगे जो कि आपको ध्यान में देना होगा कि एंडोक्राइन इम्बैलेंस माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है, टॉक्सिक ऑफ प्रेगनेंसी, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, प्री टर्म लेबर, प्री टर्म रप्चर मेम्ब्रेन। तो ये सारे रीजन क्या कर सकते हैं, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि आप कैसे मेजर कर सकते हो, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में उसको वुमेन्स को अप्रिशिएट करना है, उसको एजुकेट करना है, प्रमोट करना है, कोई भी रिस्क अगर होता है उसके बारे में एजुकेट करना है, टिटनेस का वैक्सीन लगाने के लिए बोलना है, बर्थ स्पेसिंग मेथड के बारे में बताना है उसको, और जो भी है जेनेटिक काउंसलिंग उसको करना है कि किस प्रकार से डिटेक्ट कर सकते हैं जेनेटिक अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बताना है उसको, ठीक है। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप के लिए उसको बुलाना है, प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको फुली काउंसलिंग देना है मदर्स को। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रीनेटल आपका मोर्टालिटी रेट है, बच्चे का जो नियोनेट का जो मोर्टालिटी रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लास्ट है देखिए इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इसलिए जो क्वेश्चन हुआ है थोड़ा सा तिरछा आ चुका है, तो भी मैं ओरली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये जो पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करिएगा। डिस्क्राइब द नेशनल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी रखे गए थे, किसके लिए रखे गए थे, तो रिलेशन फॉर द मैटरनल हेल्थ के लिए, मैटरनल हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो इसके लिए पॉलिसी चलाई गई थी। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लाई, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 में लाई गई, नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन्स, तो इसको कब लाया गया था, 2001 में लाया गया था। फिर मैटरनिटी, तो ये सारे आप पॉलिसी जब पढ़ोगे तो आपको समझ, जैसे कि एमटीपी एक्ट कब आया, तो 1971 में आया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि अबॉर्शन के लिए एक्ट है, लीगली रूप से इस एक्ट को चलाया गया था। देन इसके बाद हम देखेंगे, चलिए तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि प्री नेटल मतलब प्री नेटल मोर्टालिटी रेट को भी हम कैसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद इसमें लिखा हुआ है आपका, जैसे कि पोस्ट नेटल के टाइम पे नियो नेटल जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है, पोस्ट नेटल पीरियड, तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है आपका, जैसे कि न्यू नेटल बर्थ प्रॉब्लम क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो बच्चे में स्टिल बर्थ या बर्थ एस्फेक्सिया की प्रॉब्लम होती है आपकी न्यू नेटल। और मैटरनल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, तो मैटरनल प्रॉब्लम होती है जैसे कि फॉरेन बॉडीज या फिस्टुला हो जाना, ये मैटरनल प्रॉब्लम होती है किसमें, पोस्ट नेटल में, ठीक है। और सम अदर प्रॉब्लम क्या क्या होगी, तो फेलर इन द मॉनिटरिंग ऑफ द क्लाइंट, रिपोर्ट चेंजेस, अबॉर्शन, नर्सिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न, तो कुछ अदर प्रॉब्लम भी क्या हो सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं। तो देखिए को मतलब टोटल जो हमारा आज का जो क्वेश्चन था, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट और नियोनेट मोर्टालिटी रेट को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे होता है, किस किस वजह से होता है, तो क्या क्या रीज़न क्रिएट होते हैं और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देना होगा। समझ में आया। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन का स्पेसिफिक रूप से ये पॉइंट था, और कैसे नर्सिंग का एक रोल होता है जिसके हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक रूप से कम्युनिटीज़ एरियाज़ में देखें या हॉस्पिटल में देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नर्सेस का होता है। जो नर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, गाइड करती हैं। नर्सिंग ऑफिसर का स्पेशली रोल किस में देखने को मिलता है आपका, हर एरियाज़ में, अगर कम्युनिटी एरिया में देखें या तो फिर हॉस्पिटल में देखें, हर जगह उनका इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। इसलिए स्पेसिफिक गाइडलाइन क्या करना है, उनको करना है, ताकि ये मदर्स को मैटरनल मोर्टालिटी रेट को या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को या तो नियोनेट मोर्टालिटी रेट को कैसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपने जान लिया कि किस किस वजह से होता है। तो जब इन प्रॉब्लम को आप प्रिवेंट करोगे तभी इनको क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। समझ में आया। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट द इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स मिडवाइफ्स, कोड ऑफ एथिक्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स मतलब सबको मालूम है, कोड ऑफ एथिक्स मतलब एक स्टैंडर्ड बेस में वर्क को करना, या एक रूल्स और रेगुलेशन के नॉर्म्स के बेस में हमको वर्क को करना, वो क्या कहलाता है, कोड ऑफ एथिक्स कहलाता है। तो कोड ऑफ एथिक्स फॉर द किसके लिए है आपका, मिडवाइफ्स के लिए क्या क्या है कोड ऑफ एथिक्स। तो द एम ऑफ इंटरनेशनल Confederation of Midwives is to improve the standard of care, provide women, babies, families throughout the world throughout the development of education, utilization of professional midwife। तो मिडवाइफ्स के लिए क्या क्या इसमें दिया गया है, तो इम्प्रूव स्टैंडर्ड केयर। मिडवाइफ्स का जो रोल होता है, देखिए मिडवाइफ्स क्या होता है, मिडवाइफ सभी को मालूम है कि जो एक बोलना चाहिए कि जो ट्रेंड पर्सन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिडवाइफ्स बोलते हैं। और उनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है आपका, फैमिलीज, वुमेन, बेबीज़ को क्या करना, केयर प्रोवाइड करना थ्रू आउट, एक बेसिक एजुकेशन के बेस में उनको कैसे हम केयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि एजुकेट करेंगे, ताकि मोर्टालिटी रेट को कैसे कम किया जा सके। तो ये सारा जो पॉइंट है आपका कोड ऑफ एथिक्स फॉर द मिडवाइफ्स के लिए,
तो एक स्टैंडर्ड बेस में, समझ में आया? अगर स्टैंडर्ड बेस में हम केयर प्रोवाइड करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के हेल्थ को या वुमेन्स के हेल्थ को या फैमिली मेम्बर को कैसे हम क्या कर सकते हैं, वेल कर सकते हैं उनके स्वास्थ्य को। अब कोड बताया गया है। सबसे पहले तो कोड क्या है, और कोड और रिलेशनशिप। तो कोड क्या है, मिडवाइफरी रिलेशनशिप, प्रैक्टिस फॉर द मिडवाइफरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडवाइफरी, एडवांसमेंट मिडवाइफरी नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो हमारा कोड मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड बेस पे वर्क को करना। तो जब मिडवाइफ जो होगी उसको फुली क्या होना चाहिए, उसके बारे में स्किल्स, उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए वर्क की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडवांसमेंट नॉलेज होना चाहिए, और मिडवाइफ रिलेशनशिप मतलब आपको प्रॉपर रिलेशनशिप अपने टीम मेंबर से क्या करना है, रिलेशनशिप ही मेंटेन करके रखना है। इससे क्या होगा, आपका वर्क क्या होगा, अच्छा हो सकता है, ठीक है। और इससे आप अच्छे वर्क को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? इसके बाद मिडवाइफरी रिलेशनशिप क्या होता है, मिडवाइफरी रिलेशनशिप आपका होता है पार्टनरशिप इंडिविजुअल वुमेन्स के साथ में आपका कैसा, मतलब जिस मदर की आप डिलीवरी कंडक्ट करवाओगे उसके साथ में किस प्रकार का रिलेशनशिप है आपका, राइट, वुमेन फैमिलीज के साथ में कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो वो रिलेशन भी अफेक्ट करता है आपका फैमिली मेंबर के साथ में, इश्यूज अफेक्टिंग हेल्थ, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स या तो फिर वुमेन्स के साथ में भी हेल्थ इश्यूज बनते हैं। अगर प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता है तो भी क्या हो सकता है कि वहाँ पे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। समझ में आया? तो ये मिडवाइफरी रिलेशनशिप का भी क्या होता है, वर्क पर इफेक्ट करता है। प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी, अगर मिडवाइफरी की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी तो भी इफेक्ट हो सकता है आपका डिलीवरी में। फिर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडवाइफ, आप प्रोफेशनली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडवाइफ को, तो फुली क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मदर्स को क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है, उसके साथ में उसको जज करना है और उसको नॉलेज प्रोवाइड करना है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको डिसीजन लेने का क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में क्या होना चाहिए, उसके अंदर डिसीजन लेने का कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब एबिलिटी होना चाहिए, इतना नॉलेज हो कि फुली डिसीजन ले सके कि उसको क्या करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्क को अच्छा कर सकते हैं, और जिससे क्या कर सकते हैं, फुली मिडवाइफरी का बोलना चाहिए कि प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैसे उसको करना है, वहाँ पे वर्क को कैसे कंप्लीट करना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताया गया है, मिडवाइफ्स का वहाँ पे बताया गया, ये रोल वहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या वहाँ पे वर्क करना है। अब इसके बाद एडवांसमेंट ऑफ मिडवाइफरी। तो एडवांसमेंट मतलब फुली उसको नॉलेज होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये होता है एडवांसमेंट। तो मिडवाइफ डेवलप शेयर मिडवाइफरी नॉलेज टू द वेराइटी ऑफ प्रोसेस सच एज द पीयर रिव्यू एंड रिसर्च। मिडवाइफ कैसी होनी चाहिए कि फुली आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको अगर कोई वर्क कर रहे हो तो आपको खुद ही फुली उसका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगा तो उस वर्क को आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। और पीयर रिव्यू एंड, इस प्रकार से एडवांसमेंट मिडवाइफरी का नॉलेज भी होना या प्रैक्टिस होना भी क्या करता है, बहुत इफेक्ट करता है। समझ में आया? तो ये एक प्रकार का इंटरनेशनल कोड, मतलब स्टैंडर्ड वर्क, कैसे एक मिडवाइफ जो नर्स होती है कैसे स्टैंडर्ड वर्क को कंडक्ट करेगी। तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ना होगा। समझ में आया? तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी देखिए उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, वर्क होगा, उतना अच्छा वर्क क्या हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है। यहीं पे हम बात करें, समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या क्या इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर द मिडवाइफ्स के लिए होता है। देन इसके बाद हम करें डिफाइन हेल्प सिंड्रोम। अब हेल्प क्या होता है, सबसे पहले हेल्प का फुल फॉर्म आपको जानना होगा। डिफाइन हेल्प, अब हेल्प क्या होता है देखिए, तो हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम लो प्लेटलेट काउंट। हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम लो प्लेटलेट का मतलब लीवर एंजाइम क्या करता है आपका, अगर लो सिक्रेशन हो रहा है तो प्लेटलेट्स काउंट मतलब प्लेटलेट भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और प्लेटलेट अगर कम हो रहा है, प्लेटलेट का जो फंक्शन होता है आपको मालूम होता है कि ये थ्राम्बोसाइट का काम करने, मतलब क्लॉटिंग का काम करते हैं। और क्लॉट अगर नहीं हो पा रहा ब्लड, तो ब्लड क्या होता है, लॉस होने लगता है। तो इस प्रकार का जो सिंड्रोम होता है यूजुअली आपका कब डेवलप होता है, तो बिफोर 37 वीक्स, मतलब 37 वीक के पहले क्या होता है, ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो कैन अकर शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी, बट कैन अकर शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी। ये शॉर्ट कम हो जाता है, कब कम हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी मतलब क्या होता है, ये टाइम पीरियड कम हो जाता है। लेकिन जो ये हेल्प सिंड्रोम होता है, हीमोलाइसिस एंजाइम लीवर एंजाइम जो होता है आपका लो प्लेटलेट्स, एलपी का क्या बोलेंगे, लीवर एंजाइम आपका लो प्लेटलेट्स काउंट हो जाता है, मतलब प्लेटलेट का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड अधिक लॉस होता है। तो ये 37 वीक के पहले, प्रेगनेंसी के 37 वीक के पहले ही क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आफ्टर डिलीवरी क्या होती है, ये ट्रीट भी हो जाती है। तो एक प्रकार का सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में आया? तो इससे इक्लैम्सिया या प्री इक्लैम्सिया की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए मैच करना है इसमें ईसोफेजियल फिस्टुला। आप समझिए फिस्टुला क्या होता है, आपको सभी को मालूम है।
तो कॉन्जेनाइटल मॉल फंक्शन होगा। ईसोफेजियल क्या कहलाएगा आपका? कॉन्जेनाइटल मॉल फंक्शन होगा। तो ए का फोर्थ हो जाएगा। फिर लेग क्रैम्प्स क्या होता है आपका? माइनर एलिमेंट्स होगा। नॉर्एथेस्ट्रोन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 100% श्योर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये नहीं होता है। फिर वॉटन जेली जो होती है वो क्या होती है? तो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है? वॉटन जेली होती है। और एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है क्या होता है? फीटल असेसमेंट होता है। ध्यान रखिएगा फीटल असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका? जिसमें हम फीटल का असेसमेंट करते हैं वो कहलाता है एनएसटी। एनएसटी का फुल फॉर्म होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है? फीटस को असेस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे ग्रेविडा या पैरा। तो ग्रेविडा मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले सेशन में कि ग्रेविडा क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। कोई वुमेन अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो प्रेगनेंसी कंडक्ट करती है तो ग्रेविडा कहलाता है। और एग्जाम्पल जैसे कि वुमेन 1 प्रेगनेंसी, ठीक है। और पैरा मतलब होता है कि अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन बर्थ केवल फर्स्ट टाइम दे रही बच्चे को, जब मान ली हो सकता है कि प्रेग्नेंट रही हो, अबॉर्शन हो गया हो या ऐसा कॉम्प्लिकेशन बच्चे में हो तो अबॉर्ट करवाना हुआ हो, तो मतलब इसके पहले वो प्रेग्नेंट तो हुई थी लेकिन वाइबिलिटी ऑफ बर्थ मतलब बर्थ को जो कंडक्ट कर रही है, ठीक है, टर्मिनेट इन द बर्थ। तो 28 वीक्स मत बताया जा रहा है कि 1000 मान लीजिए अगर बच्चे का जन्म बच्चे का वेट रहा हो तो हो सकता है अबॉर्ट हो गया हो बच्चा। तो इस कंडीशन में जब फर्स्ट टाइम वो बर्थ अगर देती है किसी बच्चे को तो उसका प्राइमरी पैरा कहलाता है। समझ में आया? तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट टर्मिनेटेड बर्थ ऑफ फीटस मतलब प्रेगनेंसी के नंबर कितने उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन टर्मिनेटेड इन द बर्थ, बर्थ तक वो टर्मिनेट हो जाए, वो कंडीशन कहलाती है आपकी वाइबिलिटी। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, वाइबिलिटी एबिलिटी टू बेबी टू सर्वाइव इफ बॉर्न, मतलब जो बेबी सर्वाइव कर जाए बॉर्न तक के लिए वाइबिलिटी को जो मेंटेन करता है वो कहलाता है आपका पैरा। समझ में आ गया होगा आपको? देन इसके बाद डिफाइन ब्लास्टोमियर, आपका पैराक्यूट रिफ्लेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, कोरियन, मोन्टो गोमेट्री, आपका ट्यूबरकल्स, तो ये सारे डिफाइन किए गए हैं इसमें। तो इनका डेफिनेशन ये क्या क्या होते हैं तो आपको मालूम है। ब्लास्टोमियर क्या होता है आपका? आफ्टर जाइगोट मतलब जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो उस समय पे एक एसेंशियल पार्ट बनता है जो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है आपका? जाइगोट बनने के बाद होता है, तो उसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। टाइप ऑफ सेल, सेल से बनता है, ठीक है। जाइगोट एक प्रकार का सेल है जो कि फर्टिलाइजेशन ओवम और स्पर्म में जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और उसके बाद क्या होता है आपका? ब्लास्टोमियर फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद आपका पैराक्यूट रिफ्लेक्स क्या होता है? पैराक्यूट रिफ्लेक्स क्या होता है? तो डेवलप बेबी इज बिटवीन द 5 एंड 9 मंथ ओल्ड, जो बच्चा 5 से 9 मंथ का जो ओल्ड होता है उस समय बच्चे में क्या होता है? सेटली ओल्डर इन्फेंट जो होता है बच्चा अपराइट पोजीशन या जो बेबी की बॉडी होती है वो क्या होती है? रोटेट होती है, फेस इधर उधर क्या करता है? फॉरवर्ड इनवर्ट करता है। तो ब्रेक टू फॉल, तो बेबी एक्सटेंड आर्म और फॉरवर्ड क्या होते हैं? उसके फॉल करते हैं, मतलब रिफ्लेक्स, उसको हम बोलते हैं पैराक्यूट रिफ्लेक्स। पैरासूट आपने देखा होगा ना, पैरासूट कैसे रिफ्लेक्स होता है, तो उसी प्रकार बेबी क्या करता है? पैरासूट रिफ्लेक्स करता है। ये 9 मंथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 9 मंथ का जो ज़्यादा बच्चा हो जाता है तो वो पैरासूट, पैरासूट आपने देखा हो ना किस प्रकार से पैरासूट उड़ता हुआ दिखाई देता है, वैसे बच्चा भी क्या करता है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पैरासूट रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। और ये कब होता है? जैसे मान लीजिए कि बेबी को अगर आप झटके से नीचे गिराओ तो नीचे गिराने की अगर कोशिश करते हो तो बच्चा डर जाता है, तो धीरे मतलब तेजी से क्या करता है? अपने हाथ और पैर को उठाता है। तो एक प्रकार का वो कैसा रिफ्लेक्स होता है? पैरासूट रिफ्लेक्स। तो किस बच्चे में होता है? 5 से 9 मंथ मतलब 5 महीने या 9 मंथ से मतलब ज़्यादा अगर बच्चा कोई होता है, 9 मंथ से ज़्यादा अगर कोई बच्चा होता है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है? तो एमनियोटिक फ्लूइड बिटवीन 8 to 18 इज नॉर्मल होता है इसका। और एमनियोटिक फ्लूइड बोला गया है कि लेस देन, आप अगर मान लीजिए कि 5 से 6 ml से लेस देन, नॉर्मल तो 8 से 18 ml क्या होता है आपका? एमनियोटिक फ्लूइड होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। लेकिन अगर बच्चे मदर में अगर 5 से 6 ml से नीचे अगर एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो किस में जाता है? ओलिगोहाइड्रोमनियोस में जाता है। समझ में आया? किस कंडीशन में जाएगा? ओलिगोहाइड्रोमनियोस। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड वे एमनियोटिक फ्लूइड क्वांटिटी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड की जो क्वांटिटी होती है वो चेक की जाती है। तो नॉर्मल कितना होता है आपका? 8 से लेके 18 ml तक। लेकिन अगर 5 से 6 ml तक होता है तो वो ओलिगोहाइड्रोमनियोस की कंडीशन पे जाता है, ध्यान रखिएगा। कोरियन क्या होता है? तो कोरियन एक प्रकार का क्या होता है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, फीटल मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो इन द मैमल्स इन द डेवलप आउटर फोल्ड इन द सरफेस ऑफ द योक सैक, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कोरियन, एमनियन और कोरियन आपने सुना होगा। विच इज द लाइट आउट से जोना पेलुसिडा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जोना पेलुसिडा में उसमें प्रेजेंट होता है आपका क्या? कोरियन। इसके बाद मोन्टोगेमरी ट्यूबरकल, मोन्टोगेमरी ट्यूबरकल क्या होता है? एक प्रकार की सीबीएसएस ग्लैंड होती है जो कि स्मॉल बम्प्स अराउंड इन द निप्पल, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में निप्पल वाला पार्ट जो होता है उसके डार्क एरियाज में क्या होता है? डार्क एरिया जो सीबीएसएस ग्लैंड का एक प्रकार का क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे।
और सीबीएसएस ग्लैंड का आपको मालूम होता है जो वर्क होता है सीबम को सिक्रेट करने का वर्क होता है, ठीक है। तो ये निप्पल को क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेट करके रखते हैं, मतलब निप्पल ड्राई ना रहे। तो ये मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स का वर्क क्या होता है, उसको ल्यूब्रिकेट करने का वर्क होता है, उसको हम बोलते हैं मोंटोगोमरी ट्यूबरकल। ट्यूबरकल से टीबी मत समझिएगा। मोंटोगोमरी ट्यूबरकल मतलब होता है ब्रेस्ट के चारों ओर जो ब्लैक कलर का सीबीएसएस ग्लैंड्स का जो आपका वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपीयर्स होते हैं, बम्प एरियाज जो होता है, डार्क एरियाज होता है निप्पल एरियाज का, तो वो क्या करते हैं आपका मेंटेन करके रखते हैं, क्या लुब्रिकेट करके रखते हैं, ठीक है। उसको क्या करेंगे, लुब्रिकेट करके रखेंगे। मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर को प्रेजेंट करके रखते हैं, ड्राइनेस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये सारे पॉइंट आपको मालूम हो गए होंगे। ब्लास्टोबियर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स मतलब होता है टेस्ट करना, डिटेक्ट करना एमनियोटिक फ्लूइड को, उसकी क्वांटिटी के बारे में। और कोरियन क्या होता है, तो कोरियन एक फीटल आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक योग सेक मेम्ब्रेन होती है कोरियन। तो इन सब का अलग अलग फंक्शन है देखने के लिए। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर से लेके आएंगे ओबीजी का थ्योरी क्लासेस। आप लोग इसको वॉच करिए, और जिन बच्चों को अगर जिस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद। नेक्स्ट आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम सेकंड यूनिट के साथ में हम फर्स्ट पार्ट लेकर फिर से आएंगे।